ये पॉलिटी का PT 365 का पार्ट 4 हम कवर करने जा रहे हैं गाइस, जिसमें पार्ट है जुडिशरी, जैसे लाइक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड अदर जुडिशरी सिस्टम्स को हम कवर करेंगे। देखो गाइस, रिवीजन करते रहिएगा, बने रहिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हैं गाइस। बट इसको रिवीजन ज़रूर करके जाएगा कम से कम 3 से 4 बार, क्योंकि PT 365 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स 2021, या कभी भी होता है तो PT 365 इज़ वेरी कवरेबल और सारे टॉपिक्स को ही कवर करता है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम गाइस कि व्हाट इज द जुडिशरी सिस्टम। सॉरी एक मिनट गाइस, मैं ज़रा पेन ले लूँ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात कर रहे हैं हम इसमें कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट गाइस क्या है? तो देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर हैं जिनका नाम है प्रशांत भूषण, द गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट कोर्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कमेंट मेड ऑन सोशल मीडिया टारगेटिंग द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब है कि आप कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। कोर्ट ने जो आदेश किया है, ऑर्डर किया है, जो भी उसने रूल एंड रेगुलेशंस को एम्प्लाई किया है, उसकी आप अवहेलना कर रहे हैं, उसको क्या है, कंटेम्प्ट कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली एक कंटेक्स्ट आया है, प्रशांत भूषण जी ने, प्रशांत भूषण जो एक लॉयर है, उन्होंने क्या किया कि एक सोशल मीडिया के रिगार्डिंग, एक IT एक्ट के रिगार्डिंग और टारगेटिंग किया उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और उनके बारे में कुछ कमेंट कर दिए। तो उसके लिए उनको बोला कि भैया कि इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना चाहिए। देखो एक्चुअल में होता क्या है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। देखो, कंटेम्प्ट होता है रेफर टू द ऑफेंस ऑफ शोइंग डिसरिस्पेक्ट ऑफ द डिग्निटी और अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब है कि भैया आप क्या कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट दिखा रहे हैं किसके प्रति, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, यानी कि जो कोर्ट की अथॉरिटी है उसके प्रति आप क्या कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट दिखा रहे हैं गाइस, यानी कि उसकी अवहेलना कर रहे हैं, आप उस चीज को मानने से इनकार कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। रेशनल दिस प्रोविजन दैट, ये क्या है, कोर्ट प्रोटेक्टेड होता है किससे, फ्रॉम टेंडेंसीज, यानी कि कोई भी उसको अटैक करे या लोअर अथॉरिटी, उसकी अथॉरिटी वो क्या होती है, वो प्रोटेक्टेड होती है। कोर्ट उसको क्या करता है, इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड किससे, डिफेम इज पब्लिक इमेज, क्योंकि आप उसकी इमेज को, पब्लिक इमेज को डिफेम नहीं कर सकते, एंड मेक द पब्लिक लो फेथ इन दिस इम्पार्शलिटी, और कि आप कोई भी ऐसा फेथ है जो कि लॉ एंड ऑर्डर है या फिर कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, हमारा हाई कोर्ट है, उसके प्रति कोई भी ऐसा फेथ को लूज नहीं कर सकते पब्लिकली कि लोगों का उस पर भरोसा कम हो जाए। तो ठीक है गाइस, आप उसकी अवहेलना नहीं कर सकते, आप उसको, हाँ सॉरी, ये प्रोटेक्टेड है। दिस कोर्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम टेंडेंसीज अटैक दैट लोअर इट्स अथॉरिटीज एंड डिफेम इट्स पब्लिक इमेज एंड मेक द पब्लिक लॉस फेथ इन इट्स इम्पार्शलिटी। ठीक है गाइस, क्योंकि इसको रेशनलिटी मिली है। आर्टिकल 261 क्या कहता है, आर्टिकल 261 कहता है यानी कि आपका फुल फेथ होना चाहिए, फुल क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। इट शैल बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू पब्लिक एक्ट, किसके थ्रू, कोई भी पब्लिक एक्ट के थ्रू टेरिटरी ऑफ इंडिया पे क्या होना चाहिए, आपको फुल फेथ और क्रेडिट होना चाहिए। रिकॉर्ड द जुडिशियल प्रोसीडिंग ऑफ यूनियन एंड ऑफ एवरी स्टेट, और ये क्या है, एट हैव द रिकॉर्ड द जुडिशियल प्रोसीडिंग ऑफ द यूनियन और स्टेट के लिए क्या किया है, रिकॉर्ड किया जा सकता है इसको, जुडिशियल प्रोसीडिंग को गाइस। तो दीज ऑल अबाउट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आप समझ गए होंगे कि आप यू कैन नॉट शोइंग रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट ऑफ द डिग्निटी ऑफ अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, दिस इज कॉल्ड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट गाइस। देखो अब इस यहाँ पे क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स है मैं बताता हूँ। मुलगांवकर प्रिंसिपल्स है, इसको बोलते हैं मुलगांवकर। इनका क्रिटिसिज्म हुआ था, इन द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग हिज काउंसिल इन्वोक द मुलगांवकर प्रिंसिपल अर्जिंग द कोर्ट टू शो रिस्ट्रेंट। ये मुलगांवकर प्रिंसिपल में ऐसा कहा गया है कि क्रिटिसिज्म किसके अगेंस्ट, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अगेंस्ट। उनकी जो काउंसिल थी, इट हैव इन्वोक द मुलगांवकर प्रिंसिपल्स, उसके कुछ प्रिंसिपल्स थे मुलगांवकर जी के, इट्स अर्जिंग द कोर्ट टू शो रिस्ट्रेंट। वो क्या दिखा रहे थे, उसके प्रति रिस्ट्रेंट दिखा रहे थे। एस मुलगांवकर वर्सेस अनून 1978 में आया केस दैट लेड टू ए लैंडमार्क रूलिंग ऑन द सब्जेक्ट ऑफ, ये इसमें सबसे ज़्यादा लैंडमार्क जजमेंट दिया गया रिगार्डिंग टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इससे सब्जेक्ट ऑफ कंटेम्प्ट। ठीक है, तो ये कोर्ट में 2 और 1 की मेजोरिटी से इसका डिसीजन दिया गया। कहा गया कि भैया जो कोर्ट है, इट हेल्ड द मुलगांवकर, जो एडिटर थे किसके, इंडियन एक्सप्रेस के, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर उसके एडिटर हैं। The court held Mulgaonkar not guilty of contempt of court, although the same bench had initiated the proceeding. तो उनको क्या किया भैया कि ये नॉट गिल्टी हैं, जो मुलगांवकर जी नॉट गिल्टी हैं, बिकॉज दिस काउंसिल ऑफ कॉशन इज एक्सरसाइजिंग द कंटेम्प्ट जुरिडिक्शंस केम टू बी कॉल्ड द मुलगांवकर प्रिंसिपल। उन्होंने क्या किया भैया, जो काउंसिल ऑफ कॉशंस है
वो क्या है, इन एक्सरसाइजिंग द कंटेम्प्ट जुडिक्शन, किसकी एक्सरसाइज कर रही है, कंटेम्प्ट जुडिक्शन की, इट केम टू बी कॉल्ड द मुलगांवकर प्रिंसिपल। ये किसके प्रिंसिपल के अंडर आया, ये कहलाया बाद में मुलगांवकर प्रिंसिपल कहलाया गाइस। तो ये क्या है, नॉट गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट, ठीक है गाइस। तो ये एक मुलगांवकर प्रिंसिपल आया था, क्रिटिसिज्म अगेंस्ट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, ये आप समझ गए होंगे। अब देखो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्चुअल में क्या है, इट्स रेफर टू द ऑफेंस ऑफ शोइंग डिसरिस्पेक्ट। मैं पहले ही बता सकता हूँ, कोई भी डिग्निटी है या कोई भी अथॉरिटी ऑफ कोर्ट है उसके ऊपर आप डिसरिस्पेक्ट शो करें, दैट इज कॉल्ड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट गाइस। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखते हैं क्या, आर्टिकल 261 क्या कहता है, आर्टिकल 19(2) क्या कहता है, आर्टिकल 91, 29 एंड 215 क्या कहता है, आर्टिकल 142 क्लॉज 2 क्या कहता है। देखो आर्टिकल 261 कहता है यू हैव द फुल पेथ एंड क्रेडिट शैल बी गिवन टू जुडिशियल प्रोसीडिंग। ये आर्टिकल 261 क्या कहता है, भैया आप फुल पेथ और क्रेडिट दिखाएंगे किसके प्रति, जुडिशियल प्रोसीडिंग के प्रति, ठीक है। आर्टिकल 19(2) क्या कहता है, इससे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले जो आर्टिकल है, आर्टिकल 19(2) कहता है इससे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल 129 और 215 क्या कहते हैं, इट हैव द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रिस्पेक्टिवली। यानी कि आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट को पावर है कि भैया आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए क्या पनिश कर सकते हैं। वहीं आर्टिकल 142 क्लॉज 2 क्या कहता है, यानी कि ये पावर है सुप्रीम कोर्ट की टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट और सीक एनी पर्सन अटेंडेंस। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वो क्या कर सकता है, वो इसके लिए गाइस क्या कर सकता है, वो आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सकता है गाइस, क्या कर सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सकता है। एंड सीक टू एनी पर्सन अटेंडेंस, और कोई भी पर्सन की अटेंडेंस है और वो इस तरीके से कर रहा है, तो आर्टिकल 142(2) में ऐसा कहा गया है कि पावर टू सुप्रीम कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट और सीक एनी पर्सन अटेंडेंस, ठीक है। ये थे अब तक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अब लीगल प्रोविजन देखते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 क्या कहता है। देखो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 कहता है कि डिफाइन करता है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्चुअल में क्या है, मैंने आपको बताया कि शोइंग डिसरिस्पेक्ट किसके प्रति, कोर्ट के प्रति या किसी भी अथॉरिटी ऑफ कोर्ट के प्रति, तो दैट इज कॉल्ड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एज कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन इट। देखो अगर ऐसा पूछा जाता है कि भैया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहाँ डिफाइन है, क्योंकि वो यूपीएससी कंफ्यूज कर देगा कि भैया कि कॉन्स्टिट्यूशन हैव डिफाइन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड दूसरा ऑप्शन दे देगा, तो आप हाँ करेंगे हाँ यार ऑब्वियस है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आर्टिकल 142, आर्टिकल 129, आर्टिकल 215 ये सब जगह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। लेकिन डिफाइन जो डेफिनेशन ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द पार्ट ऑफ लीगल प्रोविजन अंडर द लीगल एक्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 के अंडर है गाइस। सो ध्यान रखना, ये काफ़ी मतलब क्लॉज है, काफ़ी रिडेम्प्ट करने वाला, यानी कि आपको कंफ्यूज करने वाला। एंड दूसरी चीज़ क्या कहेगी इसमें, सिविल कंटेम्प्ट फॉर डिसओबीडियंस ऑफ ऑर्डर, यानी कि आपको सिविल कंटेम्प्ट किया जा सकता है किसके लिए, किसी भी ऑर्डर को आप डिसओबे कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट फॉर क्रिमिनल, अगर स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, अगर आप स्कैंडलाइज करते हैं कोर्ट को या इंटरफेयर करते हैं, उसकी कोई भी टेंडेंसी है इंटरफेयर करते हैं किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में, तो आपको क्रिमिनल प्रोसीडिंग में लाया जा सकता है। बट अगर आप डिसओबे ऑफ ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको सिविल कंटेम्प्ट के अंदर लाया जा सकता है। 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट है इसमें गाइस, और 2000 रुपये का फाइन भी देना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 अंडर द क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग। इट कैन नॉट इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग पोस्ट 1 ईयर एक्सपायरी ऑफ एलिगेशन ऑफ कंटेम्प्ट। यानी कि ये क्या है, आपके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग को पोस्ट 1 ईयर एक्सपायर होने के, यानी 1 साल के खत्म होने के बाद आपको एलिगेशन नहीं कर सकते कंटेम्प्ट पे। यानी कि किसी भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या किसी भी कंटेम्प्ट ऑफ प्रोसीडिंग के लिए अगर वो 1 साल पहले की है तो क्या कर सकते हैं, आपको क्या कर सकते हैं, नहीं एलिगेशन नहीं कर सकते कंटेम्प्ट का, ठीक है गाइस। वो क्या है, 1 साल से कम का टाइम होगा तभी आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या कंटेम्प्ट ऑफ प्रोसीडिंग किया जा सकता है। तो गाइस पढ़ा रहे हैं, इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, कोशिश कर रहे हैं हम अच्छी से अच्छी सी। एक्सेप्शंस क्या है इसमें, देखो फेयर एंड एक्यूरेट, इसका रीजन क्या है एक्सेप्शंस में, फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग होनी चाहिए ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग की, फेयर क्रिटिसिज्म ऑन मेरिट ऑफ जजमेंट होने चाहिए, यानी कि भैया आप फेयरली क्रिटिसिज्म करो, और मेयरली डिफेमेटरी अटैक होना चाहिए जजों पर, यानी कि ऐसा नहीं कि आप पूरी तरीके से पब्लिकली उनको ख़त्म कर दो जिससे जुडिशली से लोगों का विश्वास उठ जाए, और नॉट इंटेंडेड टू इंटरफेयर इन प्रोसीडिंग। और 2006 में अमेंडमेंट लाया गया था, इसमें कहा गया था इंट्रोड्यूस ट्रूथ एज ए वैलिड डिफेंस इज डन इन पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि उन्होंने कहा 2006 में अमेंडेड करने के बाद कि आप इंट्रोड्यूस करो ट्रूथ को कैसे, एज ए वैलिड डिफेंस मैकेनिज्म,
आप वैलिड तरीके से किसी भी ट्रुथ को डिफेंस कर सकते हो इफ डन इन पब्लिक इंटरेस्ट, अगर वो किसी पब्लिक इंटरेस्ट में डन है, अगर कंप्लीट होता है, पब्लिक इंटरेस्ट का पार्ट है तो गाइस। तो गाइस इट्स ऑल अबाउट कंटेम्प्ट कोड, मैंने सारी चीज़ें बता दी, एक बार रिवाइज जरूर करिए जाएगा गाइस। ये काफ़ी हाईलाइटेड हाईलाइटर या हाईलाइटेड जो भी कह सकते हो, ये बहुत हाईलाइटेड इश्यूज़ हैं जो कहीं ना कहीं यूपीएससी प्रीलिम्स में टिकटॉक कर देगा आपको। देखो अब मैकेनिज्म दूसरा है 4.2 मैकेनिज्म ऑफ इन्वेस्टिगेट चार्जेस अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट और जजेस, यानी कि इन्वेस्टिगेट चार्ज किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज के थ्रू कैसे लाए जा सकते हैं, ठीक है। देखो रिसेंटली न्यूज में क्या, आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं गाइस, और उन्होंने क्या किया, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है आंध्र हाई कोर्ट के, उन्होंने कंप्लेन किया कि भैया ये मिसकंडक्ट कर रहे हैं ऑन पार्ट ऑफ सिटिंग सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, यानी कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैड रिटन टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए इन्होंने एक लेटर लिखा कि इससे मिसकंडक्ट ऑफ पार्ट ऑफ सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। इसमें मिसकंडक्ट हो रहा है किसके, सुप्रीम कोर्ट जजिंग की सिटिंग में। ओवर द ईयर 3 मैकेनिज्म लाए गए थे इन हाउस प्रोसीजर, यानी कि 1999 में सेक्सुअल हेरेसमेंट गाइडलाइंस पे एंड रिमूवल और प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इट हैव इवॉल्व टू इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ मिसकंडक्ट इंक्लूडिंग केसेस ऑफ सेक्सुअल हेरेसमेंट, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी अगेंस्ट जजेस। देखो ओवर द ईयर्स में 3 मैकेनिज्म आए गए। नंबर 1 इन हाउस प्रोसीजर हुआ था 1999 में और सेक्सुअल हेरेसमेंट गाइडलाइंस दी गई थी, ये कि आप जो सेक्सुअल हेरेसमेंट हो रहे थे जजों के प्रति, लेडी जजों के प्रति, एंड रिमूवल फॉर प्रूवन मिसबिहेवियर, कि भैया जो प्रूवन जो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी है इसको रिमूव किए। इट हैव इवॉल्व टू इन्वेस्टिगेट केसेस, कि जब भी केस इन्वॉल्व होते हैं या मिसकंडक्ट होता है उनके केसेस में, एंड इट हैव द इंक्लूडेड केसेस ऑफ सेक्सुअल हेरेसमेंट, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी अगेंस्ट जज। तो ये न्यूज़ में इसलिए था कि कुछ मैकेनिज्म जो मैंने बताए ये लाए गए थे। अब देखते हैं इनका आगा प्रोसीडिंग क्या है। देखो रिमूवल प्रोसीडिंग एज पर आर्टिकल 124(4) के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में एक गिवन है, कैसे आप उसको रिमूव कर सकते हो किसी भी जज को। और इन हाउस प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है, और 2013 का जो सुप्रीम कोर्ट का सेक्सुअल हेरेसमेंट रेगुलेशंस एक्ट क्या है, ठीक है। देखो हु में लाइफ कंप्लेंट क्या है, यानी कौन फाइल कर सकता है कंप्लेंट को। देखो साइंड नोटिस बाई एटलीस्ट 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा, यानी कि अगर लोकसभा के 100 मेंबर इसको साइन कर देते हैं और 50 मेंबर राज्यसभा के, तो ये चार्ज हो जाएगा किसका, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी बाई जज का। ये रिमूवल है किसी भी जज को 124(4) आर्टिकल के अकॉर्डिंग हटाने का, ठीक है। यानी कि लोकसभा के 100 मेंबर और राज्यसभा के 50 मेंबर अगर किसी भी नोटिस पे साइन कर देते हैं, एटलीस्ट कम से कम ये 100 और 50, तो ये क्या होगा, उस पर चार्ज ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी बाई चार्ज ये क्या है, ये लागू हो जाएगा, इस पर प्रोसीडिंग चालू हो जाएगी रिमूवल की, ठीक है। और इन हाउस प्रोसीडिंग क्या कहती है, अगर कोई कंप्लेंट है मिसकंडक्ट की, इट में भी फाइल बाई एनी पर्सन, इन प्रोसीडिंग हाउस को उसमें कोई भी पर्सन इसको फाइल कर सकता है। और ये क्या है, ये रिटन कंप्लेंट होनी चाहिए किसी भी सेक्सुअल हेरेसमेंट के किसी भी वुमेन के द्वारा, जिसके प्रति या जिसके द्वारा जिसके लिए जिस पर सेक्सुअल हेरेसमेंट हुआ है, जिसको प्रताड़ित किया गया है। ये 2013 का रेगुलेशन में कहा गया है। अब देखिए पर्सन टू हुम कंप्लेंट मस्ट बी फाइल, ये क्या है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द रिलेवेंट हाउस और पार्लियामेंट इसको क्या कर सकता है, उस कंप्लेंट को क्या करेगा, उसके लिए ये प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर है जो हाउस का उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ये कंप्लेंट दी जाएगी, ये कहा गया है आर्टिकल 124(4) में। उसके बाद जो प्रोसीजिंग है हाउस सुप्रीम कोर्ट की, उसमें क्या चीफ जस्टिस को दी जाएगी या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी जाएगी ये कंप्लेंट। उसके बाद इस सेक्सुअल हेरेसमेंट केस में जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को ये दी जाएगी, यानी कि एक जेंडर सेंसिटाइजेशन और कंप्लेंट कमेटी होगी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को ये क्या होगी, कंप्लेंट दी जाएगी, उसके प्रति लिए फाइल की जाएगी। पार्लियामेंट्री इंक्वायरी क्या कहती है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी क्या होगी, किसी भी जज के प्रति अगेंस्ट आर्टिकल 124 क्लॉज 4 की तरफ, यानी कि उनको नोटिस दिया गया जाएगा इस ऑर्डर के प्रति कि भैया जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर इट विल कॉन्स्टिट्यूट ए 3 मेंबर कमेटी टू इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट। तो जो एक्चुअल में है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन में जो गिवन है आर्टिकल, उसके प्रति क्या होगा कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक 3 मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे कि भैया आप जो ये इन पे चार्जेस हैं इन्वेस्टिगेशन करो मिसकंडक्ट और इनकैपेसिटी के, कि ये सही है या गलत है। वहीं जो इन प्रोसीजिंग है सुप्रीम कोर्ट की, इसमें क्या होगा, चीफ जस्टिस और एमपी है जो इंडिया है वो रिक्वायर करेंगे डिटरमाइन वेदर द कंप्लेंट इज आइदर फ्रैवलेस और सीरियस। वो कहते हैं कि जो कंप्लेंट है चीफ जस्टिस इंडिया पता करेंगे इसके बारे में कि ये फेक है या फिर सीरियस है, और वो फाइंड करेंगे इस कंप्लेंट को कि भैया ये सीरियस मिसकंडक्ट है या फिर इट विल सीक द रिस्पॉन्स ऑफ द कंसर्न जज, और जो कंसर्न जज है इसके प्रति उसके प्रति क्या करेंगे, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या नहीं, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पता करेंगे। और ये जो बेस होगा रिस्पॉन्स एंड सपोर्टिंग मटेरियल का,
ये क्या हुआ, किसके बेस पे, जो सपोर्टिंग मटेरियल है जिस पे उन पर चार्ज एलिगेशन लगाए गए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फाइंड करेंगे दैट द कंप्लेंट नीड टू ए डीपर प्रूफ और ही विल कॉन्स्टिट्यूट एन इंक्वायरी कमेटी। वो करेंगे कि भैया इसके लिए क्या है, कोई एक डीपर यानी कि एक प्रॉपर तरीके से प्रोविजन बनाने की जरूरत है, या फिर ही विल कॉन्स्टिट्यूट एन इंक्वायरी कमेटी, यानी कि उनको एक कॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत है कोई भी कमेटी की, ऐसा वो पता करने की कोशिश करेंगे। वहीं 2013 का सेक्सुअल हेरेसमेंट केस है, इट्स सेटिस्फाई, यानी कि अगर कमेटी ऑफ जनरल जो सेंसिटाइजेशन इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी सेटिस्फाई हो जाती है और कंप्लेंट को जेन्युइन पाया जाता है, इट विल कॉन्स्टिट्यूट ए 3 मेंबर कमेटी, इंटरनल सब कमेटी कहलाएगी वो, एंड टू कंडक्ट एन इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट। तो वो GSICC क्या करेगी, एक 3 मेंबर कमेटी बनाएगी और उसको इंक्वायरी करेगी जो भी मिसकंडक्ट उसके प्रति लगाया गया है। ठीक है गाइस, दैट्स कॉल अबाउट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड आर्टिकल रिमूवल ऑफ आर्टिकल 124 एंड द प्रोसीजिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड 2013 का सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है रेगुलेशन, ये तीनों में डिफरेंस बताया गया। अब कंपोजिशन ऑफ इंक्वायरी कमेटी क्या है, देखो कमेटी जो होगी आर्टिकल 124(4) के तहत ये कमेटी कंप्रोमाइज होगी, कौन कौन होंगे इसमें 3 मेंबर, देखो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे और किसी भी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे, कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड कोई भी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होगा जो कि लॉ एंड ऑर्डर में माहिर होगा। वो 3 लोगों की कमेटी बनाएगी, किसके 124(4) में, सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड ए डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। और ये जो प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट का है उसमें कमेटी जो कंप्लेंट करेगी इसमें 3 जज होंगे, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होंगे इसमें भी, और 2 चीफ जस्टिस ऑफ अदर हाई कोर्ट, यानी कि 2 चीफ जस्टिस होंगे किसी भी हाई कोर्ट के। ये प्रोसीजिंग है सुप्रीम कोर्ट की उस के बारे में किसी भी कमेटी को इंक्वायर करने के लिए, सॉरी उस पर मिसकंडक्ट है उसको इंक्वायर करने के लिए वो इंक्वायरिंग कमेटी जो बनाई जाएगी। और सेक्सुअल हैरेसमेंट केस 2013 में कमेटी विल कंप्राइज मेंबर ऑफ GSICC के मेंबर होंगे और पर्सन नॉमिनेट की करेगी, GSICC है जो इसको पर्सन को नॉमिनेट करेगी विद मेजोरिटी मेंबर्स। उसमें सबसे बड़ी बात है मेंबर बीइंग ए विमेन एंड आउटसाइडर मेंबर, उसमें एक विमेन मेंबर होगी एंड आउटसाइड मेंबर भी हो सकती है। ये कमेटी क्या होगी, कमेटी जिसमें GSICC के मेंबर शामिल होंगे, जो 3 मेंबर कमेटी बनेगी और एक मेंबर को ये GSICC या तो उस पर्सन को नॉमिनेट कर सकती है, किसके द्वारा, GSICC इसको नॉमिनेट कर सकती है, और विद मेजॉरिटी मेंबर्स बीइंग ए वुमेन एंड एन आउटसाइड मेंबर, और उसमें एक वुमेन होना जरूरी है गाइस। ये होगा किसमें, सेक्सुअल हैरेसमेंट के 2013 रेगुलेशन में। देखो तीनों में एक्सप्लेन क्या ही आ सकता है क्वेश्चन, तो तीनों को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा कहाँ कौन सा है। अब बात करते हैं गाइस ई लोक अदालत। अगर बात करें पीरियड ऑफ टर्बुलेंस की, इससे पैंडेमिक टाइम, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में बात किया गया था, इसको लीगल सर्विस एक्ट जो आया था 1987 में, उसने क्रिएट किया था कि भैया एडेप्टेड टू द न्यू नॉर्मल एंड मूव्ड लोक अदालत, यानी कि भैया एडेप्ट करो इस थ्योरी को और अदालत में जाओ टू वर्चुअल प्लेटफॉर्म कॉल्ड एन ऑनलाइन लोक अदालत और ई लोक अदालत, दैट इज कॉल्ड ई लोक अदालत इन द पीरियड ऑफ टर्बुलेंस। क्योंकि भैया पैंडेमिक टाइम है, कोरोना का टाइम है और फिर से दोबारा कोरोना बढ़ने लग गया है, तो ई लोक अदालत की तरफ मूव करिए। इससे न्यू नॉर्मल एंड मूव्ड लोक अदालत टू द वर्चुअल प्लेटफॉर्म, इससे वर्चुअल प्लेटफॉर्म कॉल्ड एज ऑनलाइन लोक अदालत और ई लोक अदालत आपको जस्टिस जल्दी से जल्दी और तेजी से मिल जाएगा। इसमें ई लोक अदालत में ऐसा कहा गया है, सॉरी ई लोक अदालत के बारे में ऐसा बोला गया है। देखिए गाइस, अब देखो वर्चुअल ई लोक अदालत, सॉरी ई लोक अदालत यानी कि ऑनलाइन लोक अदालत, इलेक्ट्रॉनिकली लोक अदालत क्या है। ई लोक अदालत जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया था 15 स्टेट्स में, 15 स्टेट में इस समय क्या है ऑर्गेनाइज है, एंड लीडिंग टू डिस्पोजल ऑफ 2.51 लाख केसेस फ्रॉम जून टू अक्टूबर। इन्होंने क्या किया भैया, जून से लेकर अक्टूबर तक 2.5 लाख केसेस करीबन सॉरी गाइस उसको ऑर्गेनाइज किया और इतने 15 स्टेट में लीड कर रहा है, और डिस्पोजल किया यानी कि 2.5 लाख केसेस को इन्होंने डिस्पोज कर दिया अब तक जून से अक्टूबर तक। वेरी वेरी इफिशियंट दैट गाइस। तो लोक अदालत वन ऑफ द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म, ये एक ऐसा अल्टरनेटिव है कि आप इसको डिस्प्यूट जो भी है कोई भी मैकेनिज्म है, इट्स वेयर डिस्प्यूट पेंडिंग इन द कोर्ट में पेंडिंग है या कोई प्री लिटिगेशन स्टेट है, आर सेटल्ड एम्बिकली विदाउट एन एक्सपेंस और लिटिगेंट्स, यानी कि बिना किसी एक्सपेंसेस और लिटिगेंट्स के आप इसको क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, जो कोर्ट और जो डिस्प्यूट पेंडिंग है कोर्ट्स में या किसी भी ट्रिब्यूनल में या प्री लिटिगेशन स्टेज में आप उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसका रोल क्या है देखो गाइस, इट हैव बीन गिवन स्टेटरी स्टेटस, इसको स्टेटरी स्टेटस गिवन है गाइस, किसके अंडर, मैंने अभी बताया था लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, जिसके अंडर एक नालसा एक्ट भी बनाया गया था, उसके बारे में बाद में बताऊंगा गाइस।
तो इसको स्टेटरी स्टेटस गाइस प्राप्त है ई लोक अदालत को, एंड इट है जनरली, इसमें क्या है, कंसिस्टेंट जुडिशियल ऑफिसर एज द चेयरमैन, एक जुडिशियल ऑफिसर होंगे जो चेयरमैन होंगे, और एक वकील साहब होंगे, एक सोशल वर्कर होंगे इसके मेंबर गाइस, ठीक है। 3 लोग होंगे, एक जुडिशियल ऑफिसर, चेयरमैन, लॉयर और एक सोशल वर्कर, और इंस्ट्रूमेंटल इन रिड्यूसिंग द बर्डन और एरियर्स ऑफ द कोर्ट डिस्पोजल। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें कोई भी ऐसा, दे आर इंस्ट्रूमेंटल इन रिड्यूसिंग द बर्डन, सारे जो बर्डन्स हैं किसी भी एरियर्स के, यानी पैसे की भी ऐसी कोई नीड है ही नहीं, ऑफ द कोर्ट डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग पेंडिंग लिटिगेशन बिटवीन द पार्टीज, जो लंबे समय से पेंडिंग है कोर्ट में, उसके लिए क्या है, इसकी ज़रूरत है, कोर्ट डिस्पोजल की ज़रूरत है, बिकॉज कोर्ट में कोई बहुत सारे लंबे समय से पेंडिंग पड़े हैं, ये ई लोक अदालत इजीली उसको विदाउट मनी, विदाउट एरियर बर्डन, कोई भी बर्डन नहीं ऑन एरियर्स का, इजीली क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यानी कि कह रहे हैं कि रिड्यूसिंग द बर्डन ऑन एरियर्स, यानी कि पैसे का भी बर्डन को ये जो कोर्ट या जिस किसी भी जुडिशरी में पड़ता है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अवार्ड टू बी डीम टू बी ए डिग्री ऑफ सिविल कोर्ट, इसको क्या है, सिविल कोर्ट की सारी अथॉरिटी डिग्री प्राप्त है, फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन पार्टीज, इसके जो डिसीजंस हैं गाइस वो फाइनल और बाइंडिंग है सभी पार्टीज पे, एंड नो अपील अगेंस्ट सच एज एन अवार्ड लाइज बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि ये कहना है कि भैया कोई ऐसी अपील नहीं कर सकते आप किसके अगेंस्ट, जो अवार्ड हैं जो लोक अदालत के द्वारा दिए गए हैं, एंड इट लाइज बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ, बिकॉज जो लाई है किसके, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंडर, यानी कि बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है गाइस। तो आप किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में क्या है, इसके अगेंस्ट क्या नहीं कर सकते, नो अपील अगेंस्ट सच एन अवार्ड लाइव बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में आप क्या नहीं कर सकते, अपील नहीं कर सकते, और ये बाइंडिंग और फाइनल है किसी भी पार्टी पर। देखो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या है, एडीआर की बात करें, इससे ऐसा मैकेनिज्म है, ये भी डिस्प्यूट को रिजोल्व करता है, किसमें, इस नॉन एडवर्साइबल, किसमें, नॉन एडवर्सिबल वे में ये करता है। ये क्या है एडीआर, इससे नॉन एडवर्सिबल है, इससे वर्किंग टुगेदर कोऑपरेटिवली टू रीच द बेस्ट रिजोल्यूशन फॉर एवरीवन। इसमें क्या है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है, ये नॉन एडवर्सिबल है, किसमें कहने का मतलब है कि आप भैया कोऑपरेटिवली काम करो एंड रीच टू बेस्ट रिजोल्यूशन, और सबके लिए बेस्ट तरीके से उस रिजोल्यूशन पर पहुंचो जो इसके काम का है। एंड एडीआर इट कैन बी इंस्ट्रूमेंटल इन रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ लिटिगेशन कोर्ट्स, ये एडीआर भी जो कोर्ट का बर्डन है उसको कम कर सकता है। डिलीवरिंग ए वेल राउंडेड एंड सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस फॉर द पार्टीज इन्वॉल्व, जो पार्टीज इन्वॉल्व है अगर वो पूरी तरीके से डिलीवरी हो पा रही है उनकी जजमेंट की, या पूरी तरीके से उनको वेल राउंडेड एंड सेटिस्फाई है उसके एक्सपीरियंस से जो उन्होंने दिया है। इसमें लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो पास हुआ था 1987 में, 1987 में, उसने इनकेज किया आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, कि भैया आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की कोशिश करो, एंड द न्यू आर्बिट्री एंड कॉन्सिडरेटरी एक्ट लाएगा इज वॉज इनेक्टेड 1996 में, कि कोशिश करो कि जो कोर्ट के बाहर ज़्यादा से ज़्यादा केस सॉर्ट आउट हो जाए, और एक आर्बिट्रेरी एंड कॉन्सिलेशन एक्ट लाई 1996 में, कि भैया खुद के तरीके से सोच समझ के क्या करो, डील विद द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, वो जो डील कर रहा था जो 1996 का आर्बिट्रेरी एक्शंस एक्ट जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनली आर्बिट्रेशन के अगेंस्ट डील करता था। अब देखिए एडीआर की बात करें, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म की, ये एस्टेब्लिश किया गया था आर्टिकल 14, जो आर्टिकल 14 है उसके बेसिस पे, जो कि इक्वलिटी बिफोर लॉ है, एंड आर्टिकल 21 जो कि राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर है, उसके बेस पे इसको एस्टेब्लिश किया गया था, किसको, एडीआर को गाइस। और जो डीपीएसपी है ऑफ इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड एंड इनकर, आर्टिकल 39 से में ऐसा कहा गया कि भैया डीपीएसपी के थ्रू डीपीएसपी में गिवन है कि इक्वल जस्टिस मिलेगा और फ्री एंड लीगल सर्विस और प्रोवाइड की जाएगी, आर्टिकल 39 यानी कि 39A के थ्रू। इट हैज़ गिवन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन आल्सो बी अचीव बाय द एडीआर। उन्होंने कहा कि भैया ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, और डीपीएसपी का आर्टिकल 39 ऐसा कहता है। आर्टिकल 14 भी इसमें जो फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 14 और 21 भी इसमें एडीआर इनके थ्रू क्या किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था, यानी कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म लाया गया। एंड इट कॉन्स्टिट्यूशन कैन आल्सो बी अचीव बाय द एडीआर, जो कि ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से क्या कर सकता है, एडीआर को अचीव। इसमें दो चीज़ थी, नंबर 1 आर्बिट्रेशन और दूसरा था नेगोशिएशन। आर्बिट्रेशन इज द बाइंडिंग अवार्ड, और ये जो तो नेगोशिएशन था ये वॉलंटरी एग्रीमेंट था कि भैया आपको वॉलंटरी बेसिस पे मान सकते हैं। आर्बिट्रेटर कंसीडर एविडेंस, वो कंसीडर करते थे किसको, एविडेंस को। इसमें वर्कआउट है सॉल्यूशन डायरेक्टली, इसमें सॉल्यूशन डायरेक्टली होता था, ये एडीआर का तरीका है। इसमें 4 वेज टू स्टे आउट ऑफ कोर्ट और टू गेट आउट ऑफ कोर्ट, यानी कि ये 4 रास्ते बताए गए हैं इसमें कोर्ट से बाहर किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है गाइस।
देखते हैं आप। देखो कॉन्सिलेटर एक्सप्लेन करता है उसको लॉ को, एंड इसमें क्या करता है मीडिएटर फैसिलिटेट करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग को। भैया कोई मीडिएटर होता है वो फैसिलिटेट करेगा, और आपसे बोला कि भैया प्यार से सॉर्ट कर लो। इसमें फैसिलिटेट होगा नेगोशिएशन बाय मीडिएशन, इसमें होगा नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशन है बाय कॉन्सिलेशन। इसमें कॉन्सिलेशन के थ्रू नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशन है कि भैया नॉन बाइंडिंग है ये जो कॉन्सिलेशन होगा, यानी कि एक कॉन्सिलेटर है, कोई भी कॉन्सिलेटर वो एक्सप्लेन करेगा किसी भी लॉ को और बताएगा कि भैया आप इसके थ्रू आप कॉन्सिलेशन कर सकते हैं और आप सॉर्ट कर सकते हैं आप अपने डिस्प्यूट को। ठीक है गाइस, अब मैं थोड़ा और इसके रिलेटेड डेवलपमेंट बताता हूँ। देखो है क्या एक्चुअल में रिलेटेड आर्बिट्री एंड कॉन्सिलेशन अमेंडमेंट बिल आएगा 2021 में। इट वाज प्रोमोगुलेटेड, जो प्रोमोगेटेड किया गया है गाइस, ठीक है गाइस 2021 में। ठीक है, इसको गाइस प्रमोट यानी कि प्रमोट किया गया 2021 में। देखते हैं क्या है ये। तो जो अभी लाया गया ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये बिल है लेकिन पूछेगा नहीं, बस ये हमेशा एक्ट से पूछता है, बिल को नहीं ध्यान देता, लेकिन फिर भी पूछ सकता है क्योंकि इसके बैक ड्रॉप में जाके पूछ सकता है। ठीक है गाइस, तो देखते हैं अनकंडीशनल स्टे और इन्फोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, यानी कि अनकंडीशनल स्टे किया गया और इन्फोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड दिया गया इन केस वेयर द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज इंड्यूस्ड बाय फ्रॉड और करप्शन। अगर फ्रॉड और करप्शन के थ्रू अनकंडीशनल स्टे और इन्फोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड किया गया है तो ये प्रोमोलगेट होगा, ये प्रमोट होगा गाइस। एंड अनटिल रिसेंटली एन आर्बिट्रेशन अवार्ड वाज इन्फोर्सिबल, कि जो आर्बिट्रेशन अवार्ड है वो इन्फोर्सिबल है इवन इफ एन अपील वाज फाइल्ड अगेंस्ट इन द कोर्ट, अगर उसके अगेंस्ट क्या अपील फाइल की गई किसी भी कोर्ट में। इट हैव रिमूव द 8th शेड्यूल ऑफ द एक्ट, यानी कि ये क्या करता है, ये जो एक्ट है रिमूव करता है 8th शेड्यूल को, एंड दैट कंटेन द नेसेसरी क्वालिफिकेशन फॉर एक्रीडेशंस ऑफ आर्बिट्रेटर्स। जो आर्बिट्रेटर्स हैं उसके एक्रीडेशंस की जो क्वालिफिकेशन है उसको क्या करता है, कंटेन करता है। जैसे कोई भी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, नॉर्म्स फॉर एक्रीडेशंस ऑफ आर्बिट्रेटर्स शैल बी specified by the regulation which will be framed by Arbitration Council of India. It proposed under Arbitration Council Amendment Act 2019। उन्होंने क्या है कि भैया जो रिमूव किया है 8th शेड्यूल ऑफ द एक्ट को, इट हैड कंटेन द नेसेसरी क्वालिफिकेशन फॉर एक्रेडिटेशन ऑफ आर्बिट्रेशन की, जो मैंने बताया जैसे कोई क्वालिफिकेशन है ना, कोई एक्सपीरियंस है, नॉर्म्स है एक्रेडिटेशन के लिए, तो इट हैव रेगुलेट विच विल बी फ्रेम, जो फ्रेम किए गए हैं किसके थ्रू, किसके द्वारा, आर्बिट्री काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, जो एक्ट लाएगा 2019 में। अब देखो अकॉर्डिंग टू 8th शेड्यूल क्या है, आर्बिट्री मस्ट बी एन एडवोकेट अंडर द एडवोकेट्स एक्ट 1961 विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, उसको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अंडर द एडवोकेसी एक्ट किसके 1961, एंड ऑफिसर ऑफ द इंडियन लीगल सर्विस एमंग अदर्स, और उनके बीच में से कोई एक, इंडियन लीगल सर्विस के बीच में से कोई एक होना चाहिए। ये ऐसा कहा गया था कि भैया किसके, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 के बीच में की बात। ठीक है गाइस, अब आते हैं बेनिफिट क्या है। इसका जो बेनिफिट है कि जो फॉरेन आर्बिट्रेटर्स हैं ड्यू टू रिमूवल ऑफ क्वालिफिकेशन, ठीक है, दिस विल बेनिफिट फॉरेन आर्बिट्रेटर, जो फॉरेन आर्बिट्रेटर्स हैं उनके लिए क्या करेगा, ये बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ड्यू टू रिमूवल ऑफ क्वालिफिकेशन, उनकी रिमूवल ऑफ क्वालिफिकेशन को की वजह से। एंड ऑल स्टेक जो पार्टीज हैं, ऑल स्टेक होल्डर्स, इट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सीक एन अनकंडीशनल स्टे, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि भैया वो अनकंडीशनल स्टे कर सकते हैं और इन्फोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड्स किसके लिए और इन्फोर्स कर सकती हैं किसी भी आर्बिट्रल अवार्ड्स के लिए गाइस। तो इट्स ऑल अबाउट आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलरी अमेंडमेंट एक्ट, जो प्रोमोलगेट किया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बैकड्रॉप में चीज़ें बताई जा सकती हैं, बोली जा सकती हैं और यूपीएससी पूछ सकता है। अब देखते हैं अबाउट आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्चुअल में क्या है। ये आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन अमेंडमेंट 2019 लाया गया, जो एस्टेब्लिश करता है किसी भी इनकॉर्पोरेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट बॉडी, नेम है उसका आर्बिट्रेरी काउंसिल ऑफ इंडिया ACI, यानी ACI को आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट 2019 के थ्रू क्या गया, एस्टेब्लिश किया गया था, इनकॉर्पोरेट किया गया था। ये जो सेट करता है फॉर ग्रेडिंग ऑफ आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन एंड एग्रेडेशन ऑफ आर्बिट्रेटर्स, ये क्या कर सकता है, फॉर ग्रेडिंग यानी किसी भी आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन को और किसी भी किसके लिए, एक्रेडिशन ऑफ आर्बिट्रेटर्स के लिए क्या कर सकता है, सेट कर सकता है। ACI विल बी हेडेड बाई ए चेयरपर्सन, जो कि जज होगा सुप्रीम कोर्ट, या कोई भी चीफ जस्टिस हो सकते हैं, और या कोई भी जज हो सकता है हाई कोर्ट का, या कोई एमिनेंट पर्सन भी हो सकता है, और उसको अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, किसके द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेंट्स के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, अपॉइंट करेगी। इस कौन कौन हो सकता है, वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट हो सकता है, या कोई भी एमिनेंट पर्सन हो सकता है। ACI का जो हेड होगा चेयरपर्सन का, यानी कि आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का, और
ये होगी, इट हैव 2 फुल टाइम मेंबर्स होंगे इसमें फ्रॉम एमंगस एमिनेंट आर्बिट्रेस प्रैक्टिस, जो आर्बिट्रेशन प्रैक्टिस करते हैं, एंड एकेडमिशियंस से जो एकेडमिक में पढ़ रहे हैं या उस तरीके से फुल टाइम मेंबर होंगे। दो जो एमिनेंट है, चाहे वो एकेडमिशियंस हों चाहे वो प्रैक्टिनर्स हों, एंड वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए रिकॉग्नाइज बॉडी ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से, एंड इट शैल बी नॉमिनेटेड ऑन रोटेशनल बेसिस और पार्ट टाइम मेंबर। ये जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से एक आदमी लेके रिकॉग्नाइज किया जाएगा वो क्या होगा, पार्ट टाइम मेंबर होगा, और ये रोटेशनल बेसिस पे आता जाता रहेगा, यानी कि रोटेट होता रहेगा। और क्या है, सेक्रेटरी होगा डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, माइनॉरिटी ऑफ लॉ एंड जस्टिस, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एसीआई विल बी एक्स ऑफिशियो मेंबर गाइस, ठीक है। तो ये सारे मेंबर होंगे, ये सारे लोग होंगे इसमें एसीआई में। ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, एक बार आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। अब कह रहे हैं सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मेडिटेशन कम्स इनटू फोर्स, कैसे कन्वेंशन की बात करें, आल्सो नोन एज यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मेडिटेशन इज इन द फर्स्ट यूएन ट्रीटी टू बी नेम्ड आफ्टर सिंगापुर। तो ये पहला यूएन ट्रीटी था जो कि नेम था किसके, सिंगापुर के बाद। कन्वेंशन अप्लाई होता है किस पे, इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मेडिटेशन, एंड इट कंक्लूड बाई पार्टी टू रिजॉल्व ए कॉमर्शियल डिस्प्यूट, जो कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करता है, और अलाउ करता है बिजनेस टू सीक इन्फोर्समेंट ऑफ ए मीडिएट सेटलमेंट एग्रीमेंट अक्रॉस बॉर्डर, जो अक्रॉस बॉर्डर के बीच में जो सेटलमेंट है भाई अप्लाइंग डायरेक्टली टू कोर्ट्स ऑफ कंट्री दैट हैव साइंड एंड रेटिफाइड द ट्रीटी। एंड इस कन्वेंशन में 53 सिग्नेटरीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया इज द पार्ट ऑफ द किसका, सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मेडिटेशन का। इंडिया क्या है, सिग्नेटरीज है, चाइना और यूएस भी। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कन्वेंशन का, इट विल फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स बाई एनेबलिंग डिस्प्यूटिंग पार्टी टू इजीली इन्फोर्स एंड इन्वोक सेटलमेंट एग्रीमेंट अक्रॉस बॉर्डर, यानी कि इजीली इन्फोर्स कर सकते हैं, इन्वोक कर सकते हैं सेटलमेंट को। कोई भी बिजनेस है उसको बेनिफिट मेडिटेट करके, एडिशनली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एडीआर ऑप्शंस लगा के या लिटिगेट करके सेटल कर सकते हैं क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट को, और सेव कर सकते हैं अपने टाइम एंड लीगल कॉस्ट ऑफ कंपनीज की, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि भैया आप इजीली इसको एसीआई के थ्रू या एडीआर के थ्रू रिजोल्व कर लो। बेनिफिट इंडिया के लिए क्या है, इट विल बूस्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कोई भी मैकेनिज्म या कोई भी डिस्प्यूट जल्दी जल्दी रिजोल्व होंगे तो क्या होगा, को क्या आगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या होगा, बूस्ट होगा। क्रेडेंशियल ऑफ एनेबलिंग स्विफ्ट मेरिट में क्रेडेंशियलिटी बढ़ेगी, विश्वसनीयता बढ़ेगी, विश्वास आ जाएगा, एंड स्विफ्टली मेडिएट करेंगे किसी भी सेटलमेंट को, एंड ए प्रोवाइड पॉजिटिव सिग्नल टू फॉरेन इन्वेस्टर्स। और सबसे बड़ी बात क्या होगी कि जो एफडीआई है यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर बहुत इजीली क्या करेंगे, पॉजिटिव सिग्नल मिल जाएगा उनको लिए। एंड इंडियाज कमिटमेंट टू अडेयर टू इंटरनेशनल प्रैक्टिस ऑन एडीआर, और इंडिया का जो है कमिटमेंट होगा किसके प्रति, इंटरनेशनल प्रैक्टिस ऑन एडीआर के प्रति। तो गाइज इट्स ऑल अबाउट, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप रिवाइज करते रहिएगा, देखते रहिएगा। मैंने सारी चीज़ें एसीआई एडीआई और सारा चीज़ें बता दिया, क्या मैकेनिज्म है, किस कॉमर्शियल डिस्प्यूट को ऑल ओवर देखा जाए तो शॉर्ट एंड सिंपल कि ये किसी भी डिस्प्यूट को, इंटरनेशनली डिस्प्यूट को या जिस तरीके से ये डिस्प्यूट्स हैं उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है, जिससे कि हमारे जो बूस्ट होगा, हमारे जो बिजनेस में, हमारे क्रेडिशंस में, हमारे एक्सपोर्ट में या इंपोर्ट में जो भी बूस्टिंग होंगी, जिससे हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इम्प्रूव हो सके। तो काफ़ी बेनिफिशियल है ये, और आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की गाइस। देखो नेक्स्ट टॉपिक है गाइस 4.4, यानी कि अदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट एंड कॉन्सेप्ट्स जो न्यूज़ में रहे हैं, देखते हैं। न्याय बंधु ऐप है गाइस, ये जरूर देखी जाएगा। न्याय बंधु ऐप जो है वो क्या है, लिस्टेड किया गया है किसके, उमंग ऐप पे। ये न्याय बंधु ऐप हैज बीन लिस्टेड ऑन द उमंग ऐप पे, ठीक है। न्याय बंधु ऐप लॉन्च किया गया 2017 में, किसके द्वारा, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, न्याय से आपको पता होना चाहिए, लॉ एंड जस्टिस के द्वारा इसको क्या किया गाइस, लॉन्च किया 2017 में। और ये एस्टेब्लिश करता है एक ऐसा फ्रेमवर्क जो क्या कर देगा, जो डिस्पेंशन ऑफ प्रो बोनो लीगल सर्विस अक्रॉस द कंट्री हुई है उसको क्या करेगा, एस्टेब्लिश करेगा। किसके लिए, डिस्पेंशंस जो हैं, जो डिस्पेंशंस हैं प्रो बोनो लीगल सर्विस अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। और ये कनेक्ट करेगा प्रैक्टिस एडवोकेट्स जो इंटरेस्टेड इन प्रो बोनो वर्क हैं विद द एलिजिबल जो मार्जिनलाइज पीपल्स हैं एंड वनरेबल बेनिफिशियरीज हैं थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। प्रो बोनो लीगल सर्विस ये रेफर करता है, इसका मतलब क्या है, इज द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग लीगल असिस्टेंस, जो प्रैक्टिस हैं लीगल सहायता प्रोवाइड करती हैं फॉर फ्री और एट मिनिमल कॉस्ट, यानी बहुत कम पैसे में या फ्रीली, उन्हें बोलते हैं प्रो बोनो लीगल सर्विस। एंड दोज अनेबल टू रिप्रेजेंट देम फॉर वांट ऑफ मनी, और वो रिप्रेजेंट करते हैं उसको किसके लिए, देम रिप्रेजेंट देम फॉर वांट ऑफ मनी, ठीक है गाइस। फ्री लीगल एड एंड एक्सेस टू जस्टिस, ये किस में, आर्टिकल
डीपीएसपी का एक आर्टिकल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का 39A में ऐसा कहा गया कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसा गिवन है डीपीएसपी में कि फ्री लीगल एंड एक्सेस टू जस्टिस इज इनसेस्टेड या एडवोकेट ऑन आर्टिकल 39A। उमंग ऐप जो है लॉन्च किया गया 2017 में टू ब्रिंग मेजर गवर्नमेंट सर्विस ऑन ए सिंगल मोबाइल ऐप, कि जो बहुत सारी मेजर गवर्नमेंट सर्विस हैं उनको एक सिंगल मोबाइल ऐप में लाया गया विद ए लार्जर गोल टू मेक गवर्नमेंट एक्सेसिबल ऑन मोबाइल फोन ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, ये डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है जो माइटी के द्वारा क्या किया गया था, इनिशिएटिव है माइटी का। अबाउट 660 सर्विस सॉरी 127 डिपार्टमेंट और 25 स्टेट में 180 यूटिलिटी जो बिल पेमेंट सर्विस आर लाइव ऑन इट, इस पर लाइव है करीब करीब गाइस। माइटी जो है ये 7 सर्विस ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि IMD ऑन उमंग ऐप या सर्विस इंक्लूड है, जैसे करंट वेदर वार्निंग या टूरिज्म फोरकास्ट आदि आप देख सकते हैं। यानी माइटी के जो 7 ऐसी सर्विस हैं जो IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और उमंग ऐप पर देख सकते हैं, जैसे सर्विस इंक्लूड है कौन कौन सी, करंट वेदर कौन सा मौसम कैसा मौसम है करंटली, वेदर वार्निंग आगे फोरकास्ट कर सकता है, वो टूरिज्म फोरकास्ट कर सकता है कि भैया कहाँ जाना है, वहाँ पे कैसा मौसम होगा या हो सकता है। हेबियस कॉर्पस पिटीशन बॉम्बे हाईकोर्ट में रिजेक्टेड किया गया अर्नब गोस्वामी का हेबियस कॉर्पस पिटीशन को इमीडिएट रिलीज के लिए। किसके लिए इमीडिएट रिलीज की, बिकॉज हेबियस कॉर्पस जो है एसेंशियली मीन्स यू मस्ट हैव द बॉडी, यानी कि आपको भैया विद बॉडी आना होगा। द पिटीशन फाइल अंडर आर्टिकल 32 प्रेज बिफोर द कोर्ट टू डायरेक्ट ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल, और ये जो आर्टिकल 32 में ये हेबियस कॉर्पस की रिट को सुप्रीम कोर्ट में क्या किया जा सकता है, ग्रांट किया जा सकता है इन द इंडिविजुअल और किसी भी अथॉरिटी या इंडिविजुअल के थ्रू हु हैज डिटेन्ड ए पर्सन टू प्रोड्यूस द डिटेन्यू बिफोर द कोर्ट, जो कि डिटेन किया गया है ऐसे पर्सन को किसके बिफोर द कोर्ट ऑफ, ऐसे प्रोसीजर के थ्रू डिटेन किया गया बिफोर द कोर्ट के सामने। तो द पिटीशन लीड द कोर्ट टू डिटरमाइन वैलिडिटी ऑफ सच डिटेंशंस। तो पिटीशन लीड करी थी कि भैया ऐसा कोर्ट के में कहा गया कि भैया डिटरमाइन करो इसकी वैलिडिटी क्या है इस डिटेंशन की। हैबियस कॉर्पस रिट इज द बुलवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्रेरी डिटेंशन। जो हैबियस कॉर्पस की जो रिट है ऐसा बुलवर्क है किसी भी इंडिविजुअल के विरुद्ध कि उसकी जो कोई लिबर्टी इंडिविजुअल लिबर्टी के विरुद्ध किसी भी आर्बिट्रेरी डिटेंशन के अगेंस्ट। ठीक है गाइस, तो रिजेक्टेड कर दिया बॉम्बे हाई कोर्ट ने एंड इट कैन बी इशू अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटी एज वेल एज प्राइवेट, और ये दोनों के प्रति चाहे वो पब्लिक हो या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल के प्रति क्या किया जा सकता है, इशू की जा सकती है। प्लिया बार्गेनिंग के रेफर टू ए पर्सन चार्ज विद ए क्रिमिनल ऑफेंस नेगोशिएटिंग विद द प्रोसिक्यूशंस फॉर ए लेसर पनिशमेंट देन व्हाट इज प्रोवाइडेड इन लॉ बाय प्लीडिंग गिल्टी टू ए लेस सीरियस ऑफेंस। यानी कि रेफर करता है प्लिया बार्गेनिंग की बात करिए। प्लिया बार्गेनिंग क्या है, यानी कि किसी पर्सन पर चार्ज है किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस का, वो नेगोशिएट कर सकता है इस प्रोसिक्यूशन के साथ कि भैया मुझे कम पनिशमेंट मिलना चाहिए। देन व्हाट इज प्रोवाइडेड इन लॉ, जो कि प्रोवाइड है लॉ में बाय ये प्लीडिंग गिल्टी टू ए लेस सीरियस ऑफेंस, यानी कि वो अपनी गिल्टी को प्लीड कर रहा है तो भैया इसको इसलिए कम पनिशमेंट मिलना चाहिए। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 2006, इंडिया में 2006 में लाया गया ये प्लिया बार्गेनिंग एज पार्ट ऑफ सेट ऑफ अमेंडमेंट टू द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। किसका पार्ट है ये, अमेंडमेंट किया गया कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में। एंड इट कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द एक्यूज, और ये सिर्फ वही एक्यूज ही इसको क्या प्लिया बार्गेन को इनिशिएट कर सकता है। एंड इट कैन नॉट बी यूज इन दैट सेंटेंस, और सबसे बड़ी बात भैया प्लिया बार्गेनिंग ऐसा नहीं है किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में नेगोशिएट की जा सकती है, बट गाइस इट कैन नॉट बी यूज इन डेथ सेंटेंस एंड लाइफ सेंटेंस और ए प्रिजन टर्म अबव 7 ईयर। यानी कि किसी को डेथ सेंटेंस यानी कि मृत्यु मिला है, मृत्यु प्रमाण मृत्यु दंड, या लाइफ सेंटेंस आजीवन कारावास मिला है, या किसी भी प्रिजन को 7 साल से ज़्यादा की सज़ा मिला है, उसमें आप प्लिया बार्गेनिंग क्या कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं गाइस। आप प्लिया बार्गेनिंग को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, इस ऑल अबाउट प्लिया बार्गेनिंग जो इंट्रोड्यूस हुआ था 2006 में। तो यू कैन सी 4 पार्ट हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है, और कुछ टॉपिक देखते हैं। देखो राइट टू सी बेडशिप क्या है। रिसेंटली देखा है तो सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया सी बेडशिप राइट्स ऑफ ट्रावनकोर रॉयल फैमिली के लिए। इसमें क्या गया है, जो पद्मनाभन स्वामी टेम्पल केस है, यानी कि सी बेडशिप जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया है पद्मनाभन स्वामी टेम्पल केस विद सुप्रीम कोर्ट। सी बेडशिप राइट जो है रेफर करता है राइट टू मैनेज द फाइनेंशियल अफेयर, यानी कि सी बेडशिप राइट जो है ये रेफर करता है कि भैया आप मैनेज कर रहे हो किसी भी फाइनेंशियल अफेयर्स को, किसी भी डायटी इन द पोजीशन ऑफ ए ट्रस्टी, यानी किसी मंदिर किसी भी आस्था में जिसमें या कोई भी ट्रस्टी है उसको
क्या कर रहे हो, किसी पोजीशन पे आप उसके फाइनेंशियल अफेयर को क्या मैनेज कर रहे हो, ये ऐसा राइट है, ऐसे बोलते हैं सी बेडशिप राइट। एंड सी बेड जो है इज द मैनेजर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑनलाइन ओनली इन टाइटल। वो जो सी बेड मैनेजर है वो एक ऐसा मैनेजर होगा, वो सिर्फ टाइटल्स में वो प्रॉपर्टी का मैनेजर होगा। एंड इट इज एंटाइटल्ड टू कस्टडी ऑफ बोथ, और उसकी कस्टडी में होंगी दोनों चीज़ें, और वो एंटाइटल्ड होगा उसकी कस्टडी के लिए भी, एंड द प्रॉपर्टी एंड द आइडियल, प्रॉपर्टी और आइडियल दोनों के लिए। एंड सी बेड हैज़ नो लीगल क्लेम टू द प्रॉपर्टी, वो कोई लीगली सी बेड जो मैनेजर है किसी भी डाइटी और किसी भी ट्रस्टी का, वो लीगली प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकता, विच इज़ बिलीव्ड ओनली टू रेस्ट इन द डाइटी, यानी कि और आइडियल। यानी वो क्या है, किसके बेस पे होता है, वो डाइटी रेस्ट इन द डाइटी जो है वो बिलीव होता है, यानी कि वो विच इज बिलीव करता है ओनली टू द रेस्ट इन डाइटी, यानी कि उस डाइटी के बेस पे जो भगवान है और जो आपका मंदिर है जिसके नाम पर भी है उसके बेस पे उसमें बिलीव रखता है, इस बेस पे वो क्या करता है वो मैनेजर रखा जाता है। ठीक है, तो सी हैज नो लीगल क्लेम टू द प्रॉपर्टी विच हैज बिलीव इन ओनली द रेस्ट, वो केवल रेस्ट इन द डाइटी और आइडियल का क्या होता है, बिलीव कर सकता है। अब दूसरा विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 ये क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल किया किसी भी कोर्ट में टू कंसीडर द विटनेस प्रोटेक्शन इन केस अगेंस्ट एमपीज और एमएलए की अंडर द स्कीम। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 जो स्कीम है अंडर एमपी और एमएलए के बीच में, इट प्रोवाइड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस बेस्ड ऑन थ्रेट असेसमेंट एंड प्रोटेक्शन मेजर्स इंटर आलिया इंक्लूड प्रोटेक्शन चेंज ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विटनेस, देयर रीलोकेशन, इंस्टॉलेशन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइसेज एट द रेजिडेंस ऑफ विटनेस, यूसेज ऑफ स्पेशली डिजाइन कोर्ट रूम्स etc आदि। ये अप्रूव किया सुप्रीम कोर्ट ने ना बाइंडिंग एंड ऑल, और ये जो सारे कोर्ट्स पे बाइंडिंग है गाइस। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम मैंने आपको बता दी, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है किसी भी विटनेस को, किसके बेस पे, कि भैया आपको थ्रेट असेसमेंट या किसी भी प्रोटेक्शन मेजरमेंट के थ्रू, चाहे वो इंक्लूड है कि प्रोटेक्शन या चेंज ऑफ आइडेंटिटी, को चेंज ऑफ आइडेंटिटी कर रहा है किसी भी विटनेस की, या को रिलोकेट हो रहा है या इंस्टॉल कर रहा है अपनी सिक्योरिटी डिवाइसेस या रेजिडेंस या विटनेस या कोई भी स्पेशली तरीके से यूज कर रहा है, एंड या वो कोई डेजिग्नेट कोर्ट रूम है, तो क्या है वहाँ पे ये प्रोटेक्शन उसको ऑफ विटनेस प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि प्रोवाइड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस, प्रोवाइड कराता है क्या, प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस। ये सारे कोर्ट्स पे बाइंडिंग है जो ऑल कोर्ट हैं। इट आल्सो प्रोवाइड फॉर ए स्टेट विटनेस प्रोटेक्शन फंड, और ये प्रोवाइड कराएगा भैया स्टेट विटनेस प्रोटेक्शन फंड मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ द स्कीम, कि जो मीटिंग होगी उसके एक्सपेंसेस को उसकी स्कीम में गिवन बताया जाएगा कि भैया उसको क्या करना है, आपको प्रोटेक्शन करनी है, उसके एक्सपेंसेस देखने। मालिमत कमेटी 2003 में ऐसा कहा गया, इट हैड वेटेड फॉर स्ट्रॉन्ग विटनेस प्रोटेक्शन एंड मैकेनिज्म इन इंडिया। उन्होंने कहा कि भैया मालिमत कमेटी 2003 में ऐसा कहा गया, फिल्म्स इज कमिंग, तो मालिमत कमेटी में ये ऐसा कहा गया कि भैया 2003 में कि भैया वेटेड होना चाहिए फॉर ए स्ट्रॉन्ग विटनेस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म इंडिया, यानी कि ये जो है स्ट्रॉन्ग विटनेस मैकेनिज्म बनना चाहिए इंडिया के अंदर, ऐसा विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 में बोला गया है, और ये मालिमत कमेटी 2003 में ऐसा बोल चुकी है गाइस। तो इट्स ऑल अबाउट सुप्रीम कोर्ट एक ट्रायल बेसिस पे ट्रायल कोर्ट है टू कंसीडर विटनेस प्रोटेक्शन इन केस, यानी कि अगर कोई केस अगेंस्ट एमपी एमएलए और या उसकी अंडर स्कीम है तो ये उनके लिए ऐसा लाया जाएगा, उनको प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस दिया जाएगा, उनके लिए स्पेशली डिजाइन किए जाएंगे कोर्ट रूम, जिससे कि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं इस विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम्स के थ्रू जल्दी से जल्दी सॉर्ट किया जा सकते हैं। और उनके लिए क्या है, एक स्टेट विटनेस प्रोटेक्शन फंड भी प्रोवाइड किया जाएगा उनकी मीटिंग के लिए, जो एक्सपेंस ऑफ द स्कीम को देख सके। तो देखो गाइस इट्स ऑल अबाउट प्रोटेक्शन विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम एंड राइट टू सीबेट, जो बताया सीबेट क्या है मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सारी 4 पार्ट और जो जुडिशरी हमारी जुडिशरी का वो कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक से आप करके जाइएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, लविंग इट एंड थैंक यू फॉर, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, थोड़ा हमारा भी मनोबल ना हिंदी मनोबल बढ़ना चाहिए गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लव यू ऑल।